आज की कहानी सत्यपुर गांव के उस धूर्त ठग की है जिसे लोग धवल के नाम से जानते थे। चालाकी और ठगी उसके खून में थी। लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठना उसके लिए खेल जैसा था, लेकिन गांव वाले अब उसकी चालों को समझ चुके थे। सत्यपुर के लोग उसे मिस्टर 420 कहकर बुलाते थे और उससे दूर ही रहते थे। एक दिन जब घर की हालत से तंग आकर उसकी पत्नी मालती ने निराशा भरे स्वर में कहा, सुनो, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अगर तुमने जल्दी कुछ ना किया तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। धवल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मालती, मैं समझ रहा हूं, पर अब गांव वाले मेरी सारी चालें जान चुके हैं। अब वे इतनी आसानी से मेरे जाल में नहीं फंसते। मल्टी ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी करो, पर पैसों का इंतजाम करो, वरना कल से हमें भूखा रहना पड़ेगा। धवल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि देखते ही देखते सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर धवल गहरे विचारों में डूबते हुए घर के अंदर चला गया। उसकी निगाह अचानक से अलमारी में रखी एक छोटी सी तांबे की मूर्ति पर जा टिकी। मूर्ति को देखकर धवल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। क्यों ना इसे सोने की मूर्ति बताकर किसी मूर्ख को बेच दिया जाए, उसने सोचा। धवल ने तुरंत वह तांबे की मूर्ति उठाई और गांव के सुनार किशोर के पास पहुंच गया। भाई, इस मूर्ति को सोने से मढ़ दो, जो भी खर्चा आएगा मैं चुका दूंगा, धवल ने चालाकी से कहा। सुनार किशोर ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, धवल भाई, लगता है आज फिर कोई नई चाल चली जा रही है। किसको ठगने का इरादा है अब? हमें भी तो बताओ, इस बार क्या खेल चल रहा है? धवल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, ठगी तो मैंने कब की छोड़ दी है। ये मूर्ति थोड़ी गंदी हो गई है तो सोचा इसे सोने से मढ़वा दूं ताकि ये शानदार दिखे। सुनार ने जल्दी से उस तांबे की मूर्ति को सोने से मढ़ दिया। जैसे ही मूर्ति पर सोने की परत चढ़ी, वह सचमुच सोने जैसी चमकने लगी। धवल ने सुनार को पैसे दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह होते ही वह मूर्ति लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह पास के एक गांव में पहुंच गया, जहां उसने एक आदमी को अपने रास्ते पर जाते देखा। धवल ने सोचा, क्यों ना इस आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वह आदमी धवल के पास से गुजरा तो धवल ने पूछा, भाई साहब, इस बर्तन में क्या है? क्या इसमें गाय का शुद्ध देसी घी है? आदमी ने कहा, हां, मैं इसे दूसरे गांव में बेचने जा रहा हूं। धवल ने कहा, भाई, मेरा नाम धवल है और मैं सत्यपुर गांव का निवासी हूं। मेरी पत्नी बीमार है और वैद्य जी ने उसे शुद्ध गाय का घी खाने को कहा है। अगर आप मुझे यह घी दे दें तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। आदमी ने कहा, लेकिन इस बर्तन के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? धवल ने फुर्ती से अपनी जेब से सोने मढ़ी हुई तांबे की मूर्ति निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, भाई, इस समय मेरे पास सिर्फ यही मूर्ति है। अगर आपको यह सही लगे तो इसके बदले में मुझे घी का बर्तन दे दें। 3:30 आदमी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और सोचने लगा, यह आदमी मूर्ख लगता है। यह बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का बर्तन लेना चाहता है। यह तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद सौदा है। आदमी ने कहा, ठीक है भाई, अगर यह घी तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक कर सकता है तो तुम इसे ले लो, बदले में मुझे मूर्ति दे दो। धवल ने तुरंत मूर्ति उस आदमी को दे दी और उसके सिर पर रखे घी के बर्तन को उठा लिया। धवल ने कहा, भाई, जाते जाते ये तो बताओ कि तुम किस गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने कहा, मेरा नाम मोहनलाल है और मैं ढोलपुर गांव का निवासी हूं। धवल ने कहा, आपका गांव हमारे गांव के पास ही है। भाई, आपने मेरी मुसीबत में मदद की है, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, सज्जनों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी मिलती है। फिर धवल अपने गांव लौट आया और मोहनलाल भी अपने गांव चला गया। जब मोहनलाल अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो जया, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूं। जया ने उत्सुकता से पूछा, सचमुच? लेकिन यह मूर्ति कहां से लाई हो? मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, यह सब उस घी के बर्तन का कमाल है। मैंने इस मूर्ति को उस बर्तन के बदले में लिया है। जया ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज तो आपने किसी बहुत बड़े मूर्ख को फंसा लिया। मोहनलाल ने हंसकर कहा, तुम सही कह रही हो जया। सच में, जब वह आदमी अपने घर पहुंचकर घी का बर्तन खोलेगा तो अपना सिर पीटेगा। जया ने ठाका लगाते हुए कहा, हां स्वामी, आपने पूरे बर्तन को गोबर से भर दिया था
और ऊपर से थोड़ी सी घी की परत चढ़ा दी थी। मोहनलाल ने कहा, जब वह बर्तन में घी की जगह गोबर देखेगा तो सचमुच सिर पीटने लगेगा। फिर कुछ सोचकर मोहनलाल ने अपनी पत्नी से कहा, जया, मैं काफी समय से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊं। अब तुम इस मूर्ति को ले जाकर अपने लिए गहने बनवा लो। जया ने खुश होकर कहा, स्वामी, आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी सुनार के पास जाकर इसे देकर गहने बनवाती हूं और आपके लिए हलवा भी बनाऊंगी। जया मूर्ति लेकर सुनार की दुकान की ओर चली गई। जब वह सुनार की दुकान पहुंची तो उसने कहा, रघु जी, इस सोने की मूर्ति के बदले मुझे गहने बनवा दीजिए। सुनार रघु ने मूर्ति को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उसने कहा, अगर मैं इसे देखूं तो यह सही लगती है। लगता है मोहनलाल ने आज किसी को अच्छी तरह फंसा लिया है। जया ने नाराज होकर कहा, अरे नहीं रघु जी, यह हमारी पारिवारिक मूर्ति है, कोई ठगी नहीं है। सुनार ने कहा, ठीक है बहन जी, आप क्या चाहती हैं मैं मान लेता हूं, वरना मैं तो मोहनलाल की 420 वाली हरकतों से परिचित हूं। बस आप बैठिए, मैं पहले इस मूर्ति की जांच कर लूं। जैसे ही सुनार ने मूर्ति की जांच की, वह बोला, अरे बहन जी, आप मुझे बेवकूफ बनाने आई हैं। यह तांबे की मूर्ति है जिस पर सिर्फ सोने की परत चढ़ी हुई है। सुनार रघु ने हंसते हुए कहा, लगता है आज 420 मोहनलाल खुद किसी और 420 के जाल में फंस गया। जया निराश होकर मूर्ति लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी और पूरे रास्ते अपने पति को कोसती रही। जया गुस्से में मोहनलाल ऐसी बोली, मजाक बनाने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं मिला? तांबे की मूर्ति को सोने की कहकर बदलने की चाल चली। मोहनलाल ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? जया ने तिरस्कार से कहा, सुनार ने कहा है कि मूर्ति पर सिर्फ सोने की परत चढ़ी है, बाकी पूरी मूर्ति तांबे की है। मोहनलाल ने झुंझलाकर कहा, ओह, तो उस ठग ने मुझे बेवकूफ बना दिया। वह जरूर कोई बड़ा धोखेबाज होगा। मैं अभी उसके गांव जाकर उसके बारे में पता करता हूं। यह कहते ही मोहनलाल तुरंत धवल के गांव की ओर चल पड़ा। उधर धवल अपने सिर पर घी का कनस्तर लेकर घर पहुंचा और मालती से बोला, जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। मालती ने पूछा, क्यों, ये कौन सा खजाना ले आए हो? धवल ने गर्व से कहा, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देशी घी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊंगा। मालती ने कनस्तर उठाया और रसोई में चली गई। उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और धवल के सामने परोसा। धवल ने नाराज होकर कहा, तुमने सब्जी में घी डाला ही नहीं है, मूर्ख। मालती ने कनस्तर से 1 चम्मच घी निकाला और सब्जी में डाल दिया। यह देखकर धवल झुंझलाया, पूरा कनस्तर घी से भरा है और तुम घी डालने में कंजूसी कर रही हो। मालती ने 4 चम्मच घी निकाला और सब्जी में डाल दिया, लेकिन जैसे ही धवल ने रोटी को सब्जी में डुबोकर खाया, वह तुरंत रोटी थूकते हुए चिल्लाया, यह घी है या गोबर? मालती ने पूछा, अब क्या हुआ? रघु ने बिना कुछ कहे घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोला और अंदर की जांच की। धवल ने देखा कि कनस्तर घी की जगह गोबर से भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे, घी की जगह इसमें गोबर भरा है। अब समझ आया कि मोहनलाल इतनी जल्दी मूर्ति क्यों लेना चाहता था। मालती ने मजाक में कहा, तो क्या अब और घी डाल दूं सब्जी में? धवल ने झुंझलाते हुए कहा, जख्म पर नमक क्यों छिड़क रही हो? उस ठग ने मुझे धोखा दिया और तुम मजाक बना रही हो। 8:53। उधर मोहनलाल गुस्से से भुनभुनाता हुआ धवल को मारने के लिए डंडा लेकर निकला, लेकिन जब वह धवल के गांव के पास पहुंचा तो उसे ख्याल आया, क्यों मारूं उसे? अगर उसने मुझे मूर्ति देकर बेवकूफ बनाया है तो मैंने भी उसे घी की जगह गोबर का कनस्तर दिया है। मुझे उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब जब मैं उसके गांव आ ही गया हूं तो चलो उससे घर पर मिलकर देखता हूं। यह सोचते हुए मोहनलाल ने डंडा फेंका और धवल के घर की ओर बढ़ गया। जब वह धवल के घर के पास पहुंचा तो धवल ने उसे आते हुए देखा और मालती से कहा, देखो, यही वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन अब यह यहां क्यों आ रहा है? मालती ने उत्तर दिया, उसे करीब आने दो, फिर हम देखते हैं। जब मोहनलाल धवल और मालती के पास पहुंचा तो धवल ने हंसते हुए कहा, हे मोहनलाल, तुम यहां कैसे आए? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कल दिए गए सोने की मूर्ति के लिए धन्यवाद देने आया हूं और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने। धवल ने मन में सोचा, अरे, यह फिर से मुझे बेवकूफ बनाने आया है। मोहनलाल ने कहा,
अरे भाई, तुम तो खोए हुए लगते हो। तुमने अपनी पत्नी की सेहत के बारे में नहीं बताया। धवल ने कहा, ओ भाई, आपकी कृपा से मेरी पत्नी अब ठीक है। आपका घी इतना अच्छा था कि उसने सिर्फ एक बार खाने से ही ठीक हो गई। मोहनलाल ने राहत की सांस ली। हे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूं कि बहन ठीक हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। धवल ने कहा, कैसे जा सकते हो? आज तुम यहां से नहीं जा सकते। कम से कम मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का मौका दो। मोहनलाल ने झिझकते हुए कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कह कर रहे हो तो मैं आज यही रुक जाता हूं। धवल ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, जल्दी से मोहनलाल जी के लिए खाना बनाओ। आज वह हमारे मेहमान हैं। मालती ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी, मैं अभी खाना बनाती हूं। मालती रसोई में गई और तेजी से खाना तैयार किया, फिर दोनों के सामने परोस दिया। धवल ने पूछा, क्या तुमने मेहमान की सब्जी में देशी घी डाला या नहीं? मालती ने कहा, ओ हां, घर में पूरा कनस्तर घी भरा हुआ है, लेकिन मैंने मेहमान की सब्जी में घी नहीं डाला। धवल ने चिंता में कहा, जल्दी घी लाओ। मालती घी के कनस्तर से घी लाने गई। मोहनलाल सोचने लगा, अब मुझे गोबर का घी खाना पड़ेगा। अगर मैं मना करूंगा तो मुसीबत होगी, और अगर खाऊंगा तो भी परेशानी होगी। इसी बीच मालती ने हंसते हुए सब्जी में घी डालना शुरू कर दिया। बेचारा मोहनलाल चुपचाप गोबर के घी को खाने के लिए मजबूर हो गया। धवल ने सोचा, अब मजा तो देखो, तुमने मुझे गोबर का घी खिलाने की कोशिश की और अब मुझे खुद यह खाना पड़ रहा है। मोहनलाल ने रात धवल के घर बिताई और सुबह कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना चाहिए। धवल ने कहा, ओह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सुबह सुबह भूखा कैसे जाने दूं? पहले खाना तैयार करवा लो, फिर तुम जाओ। मोहनलाल ने उत्तर दिया, ठीक है भाई, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उस दिन भी मोहनलाल को गोबर में मिला घी परोसा गया। वह सोचने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे गोबर का घी खिलाकर मेरा स्वाद खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, जब मौका आएगा मैं जरूर इसका बदला लूंगा। खाने के बाद जब मोहनलाल ने धवल को विदाई दी तो धवल ने कहा, भाई, अगर मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मोहनलाल ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत कहो। तुम्हारी मेहमान नवाजी से मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अगर कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। मोहनलाल की बात सुनकर धवल ने तुरंत कहा, अच्छा, भला काम में देरी क्यों? कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी मेहमान नवाजी को स्वीकार करूंगा। मोहनलाल ने बाहरी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन धवल को गालियां देने लगा। वह तुरंत तैयार हो गया। कोई बात नहीं, जब वह मेरे घर आएगा तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। मोहनलाल ने धवल को विदाई दी और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी जया ने पूछा, ओहो, तुम जीत कर आ गए और धवल के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया? मोहनलाल ने कहा, हे भगवान, वो वहां भी चालाक निकले। अब कल वे हमारे घर भी आ रहे हैं। मोहनलाल ने अपनी पत्नी से पूछा। सब सुनकर जया चिंतित हो गई और बोली, अब क्या होगा? वह हमारे घर आ रहा है, हम उससे कैसे निपटेंगे? मोहनलाल ने हिम्मत देते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं जया, मैं कुछ ऐसा उपाय सोचूंगा कि वह मजे में रह सके। मोहनलाल सोचने लगा और आखिरकार उसने धवल से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला। उसने कहा, सुनो जया, मैं कल सुबह धवल के आने से पहले घर छोड़ दूंगा और वापस रात के खाने के समय लौटूंगा। जब वह आएगा तो तुम उसे बताना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वह तुमसे मेरे लिए फिर से खाना बनाने को कहे तो कहना कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। उनके साथ ठीक से पेश आना, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने के लिए मत देना। वे मेरे आने का इंतजार करते रहेंगे, भूखे और प्यासे। जया ने कहा, वाह, तुमने तो कमाल की योजना बनाई है। तुमने तो दिमाग चला दिया। अगले दिन मोहनलाल धवल के आने से पहले अपने घर से निकल गया। उसके जाने के बाद जब धवल मोहनलाल के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जया ने दरवाजा खोला और पूछा, बताओ, तुम कौन हो? धवल ने कहा, मैं सत्यपुर से आया हूं। मोहनलाल जी ने मुझे खाने पर बुलाया है। जया ने कहा, लेकिन आपके दोस्त तो घर पर नहीं हैं, न ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आएंगे। फिर भी जया ने कहा, आओ अंदर बैठो, वे जल्दी ही आएंगे। धवल ने कहा,
ठीक है, मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार करूंगा। जया ने धवल को घर के अंदर ले जाकर कहा, मुझे खेद है भाई, आपके दोस्त यहां नहीं हैं। अगर वे यहां होते तो रघु तुम्हारे लिए जरूर कुछ विशेष बनाते। धवल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी चिंता मत करो, अगर मोहनलाल जी बाहर हैं तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूंगा। जया उसकी बात सुनकर घबरा गई और कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति स्वभाव से बहुत गुस्से वाले हैं, मैं उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने कुछ किया तो वह मुझसे बहुत नाराज होंगे। जया के शब्दों का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, भाभी चिंता मत करो, मैं मोहनलाल जी को समझा दूंगा, वह तुम्हारे साथ नाराज नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए धवल ने आंगन में घूम रहे एक मोटे मुर्गे को पकड़ा और तुरंत उसका काम तमाम कर दिया। धवल ने कहा, भाभी मेरे लिए एक मुर्गा बनाओ और चिंता मत करो, मैं मोहनलाल जी को समझा दूंगा। जया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वह मुर्गे को लेकर रसोई में चली गई। कई घंटों बाद दोपहर हो गई, लेकिन जया ने मुर्गा नहीं पकाया और न ही बाहर आई। धवल ने समझ लिया कि मोहनलाल जानबूझकर घर से गायब हो गया है। फिर भी धवल जिद्दी बना रहा और वहीं बैठा रहा। शाम को जब मोहनलाल अपने घर पहुंचा तो उसने रघु को वहां देखा और सोचने लगा, यह बेवकूफ अब भी यहीं अटका हुआ है, अब इसे खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते मोहनलाल ने कहा, अरे दोस्त, तुम कब आए? माफी चाहता हूं, मुझे अचानक किसी दूसरे गांव में कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा और जल्दी में मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी आगमन के बारे में भी नहीं बता सका। धवल ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, सब चलता है। मोहनलाल ने धवल को अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहा, अरे सुनती हो, मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा तैयार करो। जया ने जवाब दिया, मैं अभी बना देती हूं। फिर मोहनलाल रसोई में गया और कहा, सुनो, इस आदमी का ध्यान अच्छे से रखना। जब यह तैयार हो जाए तो इसे छोटे चांदी के बर्तन में देना और बाकी मुझे बड़े पीतल के बर्तन में देना। जया ने कहा, ठीक है, मैंने समझ लिया। जब खाना तैयार हुआ तो जया ने दोनों को समान तरीके से खाना परोसा। धवल ने समझ लिया कि मोहनलाल उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, यह सही नहीं लगता कि मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और मेजबान को पीतल के बर्तन में। मुझे पीतल का बर्तन लाओ और तुम चांदी के बर्तन में खाओ। मोहनलाल ने कहा, नहीं, इसे पीतल में ही रहने दो। मोहनलाल ने बहुत मना किया, लेकिन धवल ने एक न सुनी। उसने मोहनलाल से पीतल का बर्तन खींच लिया और सामने चांदी का बर्तन रख दिया। फिर उसने तेजी से पीतल के बर्तन से मुर्गा खाने लगा। मोहनलाल मन ही मन सोचने लगा, उसने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, अब यह अपनी मर्जी से खा रहा है और मैं भूखा रहूंगा। कुछ समय तक मोहनलाल गुस्से से धवल को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने धवल से कहा, धवल भाई, हमारे यहां हर रात एक भूत आता है। धवल ने कहा, अच्छा, और अपनी धुन में खाना खाने लगा। तब मोहनलाल ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि दीपक बुझा दे। जया ने तुरंत दीपक बुझा दिया। मोहनलाल ने कहा, अरे क्या हुआ, दीपक कैसे बुझ गया? लगता है ये सब उसी दुष्ट आत्मा का काम है। ऐसा कहते हुए मोहनलाल ने धवल के सामने रखे पीतल के बर्तन को उठाने की कोशिश की, लेकिन धवल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। धवल ने मोहनलाल का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अरे दुष्ट आत्मा मेरा बर्तन चुराएगी। मोहनलाल डर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, मार डालो, बचाओ। जया ने कहा, अरे तुम मेरे पति को क्यों मार रहे हो? धवल ने कहा, बहन तुम यहां से चली जाओ, आज मैं इसे छठी के दूध की याद दिला दूंगा। आज के बाद वह मेरे सामने कभी नहीं आएगा। मोहनलाल ने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं, छोड़ दो। धवल ने कहा, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ये तो हर दिन तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इसका पूरा मजा लूंगा। मोहनलाल रोने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो? मैं भूत नहीं हूं, मैं मोहनलाल हूं। जैसे ही मोहनलाल ने अपने असली नाम का उल्लेख किया, जया ने तुरंत दीपक फिर से जला दिया और बोली, देखो भाई, ये जो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, यह सब बस एक नाटक था तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन अब हम खुद ही इस नाटक में फंस गए हैं। धवल हंसते हुए बोला, भाई देखो, चालाक लोगों के साथ खेलना कितना मुश्किल है। मोहनलाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो भाई, अगर मैं शेर हूं तो तुम एक चौथाई शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकराया और हार गया।
तुम जीत गए, मैं हार गया।